हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल पार्टीज का टेस्ट पेपर। तो भाई इसके पहले हम लोग ने नेशनलिज्म इन इंडिया, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। साथ ही साथ में एक लाइव सेशन में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए है ना। तो उसमें मैंने आंसर्स कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको जरूर से देख लेना। ठीक, बात करते हैं आज पॉलिटिकल पार्टीज के टेस्ट पेपर की। टेस्ट पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा, है ना। दोनों में से आप कहीं पर भी ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा टेस्ट पेपर आसानी से। कोशिश ये करना कि शुरू करने से पहले, इसकी वीडियो को देखने से पहले टेस्ट पेपर को खुद से सॉल्व करो, है ना। जब खुद से सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि क्या चीजें रखनी है, क्या चीजें समझ आ रही है, क्या चीजें छूट रही है, कौन से शब्द भूल रहे हैं, क्या किस तरीके से लिखना है। ये खुद से सोचोगे, फिर उसके बाद में एनालाइज करोगे। यहाँ पर आकर तो पता चलेगा कि अपन कितने अभी लेवल पे है आंसर लिखने के, है ना। अच्छे से बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा और आगे भी लिखने में। अगर थोड़ा बहुत कहीं कमी रह जाएगी तो फिर उसको देखना और कोशिश करना इसी तरीके से लिखने की, है ना। अब ये जो मैं आंसर्स इनके बताऊंगी ना आगे, ऐसा नहीं है कि आपको डिट्टो आंसर लिखने, है ना। लेकिन ये एक लाइंस हैं कुछ ऐसी, या फिर आंसर्स हैं कुछ ऐसे कि आप इसके अराउंड अराउंड अपनी बात कर सकते हो। इससे इररिलेवेंट मत होना, रेलेवेंट आंसर यही रहेगा, है ना। समझ आ रहा है कितने पॉइंट्स लिखना है, किस तरीके से इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है, किस तरीके से आंसर को एंड करना है, सब अच्छे से आपको पूरे टेस्ट पेपर में समझ में आ जाएगा। शुरू करें। अच्छा, आपको इसके अंदर बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। इस चैप्टर में से कितने बन सकते हैं उन सभी की हम बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, हमारा एक सिंपल सा तरीका क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर एनसीईआरटी में आंख बंद करके ढूंढते हैं कि कहाँ पे मिलेगा इसका आंसर, है ना। ऐसे करते हैं ना, हम एग्जाम में भी यही चीज करते हैं। तो जब एग्जाम में भी यही चीज होने वाली है तो फिर अभी से क्यों ना करना शुरू कर दें, है ना। अभी से करना शुरू कर देंगे तो वो उस समय पे हमको एनसीईआरटी खाली नहीं दिखेगी, आंख में कुछ कुछ लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो यहाँ से हम वही चीज करते हैं, कहाँ पे मिलेगा ये वाला। इस पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। आप पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा जो जहाँ पे हमारा चैप्टर शुरू होता है वहाँ पे मीनिंग करके एक हेडिंग है शुरुआत में, है ना, अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये क्वेश्चन ना 2 नंबर का है, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें तो बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, सफिशिएंट है। सबसे पहला तो पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन, फिर उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देने का। डेफिनेशन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी पार्टीज होती है, ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो कि एक साथ इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब ये कैसे लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम के ऊपर सभी लोगों की सोच एक जैसी होती है ना। जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी किसी इशू को लेके ये वाली सोच है, इसकी भी सेम सोच है, इसकी भी सेम सोच है, तो वो सारे के सारे एक ग्रुप में जुट जाएंगे। वहीं इनसे जो अपोजिट सोच रखने वाले हैं वो अलग ग्रुप में जुट जाएंगे, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आई बात। Political party is a group of people who come together to contest election and hold power in government. Second चीज, they agree on some policies and program for the society. उनको ऐसा लगता है कि ये वाले प्रोग्राम और ये वाली पॉलिसी से क्या होगा, सोसाइटी का अच्छा होगा, कलेक्टिव गुड होगा, है ना, बढ़िया सोसाइटी चलेगी। तो फिर वो लोग अग्री करते हैं उन पॉलिसीज पे, वो वाला ग्रुप, है ना। तो यही क्या कहलाती है, पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती है। इतना बहुत है ना। अब इसके अलावा जैसे ये वाली लाइन तो 100% लिखनी है। इसके अलावा अगर आपको उसके अंदर से कोई दूसरी लाइन मिल रही है या एग्जाम में याद आ गई तो वो लिख सकते हो, इस लाइन को आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना। लेकिन वो रेलेवेंट होनी चाहिए, उसी पैराग्राफ में से कहीं से निकली हुई होनी चाहिए, है ना। उसमें बहुत सारी बातें बताई हुई है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। समझ में आई बात। बाकी मेरे हिसाब से ये आंसर लिखोगे तो बढ़िया, आपके नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, 2 नंबर पूरे के पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन एंड पार्टीशनशिप। तो इसकी हमने चैप्टर में काफी अच्छे से बात की थी। पार्टीशन और पार्टीशनशिप क्या होती है। पार्टीशनशिप पहले बताती हूँ। ये ऐसी सोच होती है या फिर ऐसा तरीका होता है रहने का कि जैसे कोई इशू आया है ना, कोई प्रॉब्लम आई, तो अब ये 2 लोग क्या करेंगे, जैसे 2 लोग समझ लो और दोनों पार्टी के अलग अलग लोग हैं, ठीक है। ये एक पार्टी का इंसान है और ये एक पार्टी का इंसान है। अब कोई इशू है सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब इसने अपना एक मत रखा कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इसने अपना एक मत रखा कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। अब हो सकता है कि इसने जो अपना मत रखा है या इसने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है या सॉल्यूशन जो बताया है
है वो काफी अच्छा हो, लेकिन ये बंदा मानेगा नहीं, ये कहेगा कि नहीं मेरी पार्टी ने जो कहा है वही सही है और अपने को तो यही करना चाहिए, ये तो बेवकूफ है, बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? मतलब इनको ये चीज पार्टीशन या पार्टीशनशिप में ऐसा होता है ना कि उनका कोई बैलेंस व्यू निकल के नहीं आता, वो लोग सिर्फ इसी पे अड़े रह जाते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, हमारी पार्टी सही बोल रही है, हमारी पार्टी महान है। समझ आ रही है बात? बस ये करने वाले लोग पार्टीशन कहलाते हैं और ये जो तरीका होता है ये क्या कहलाता है? पार्टीशनशिप कहलाता है ना। तो पार्टीशन को आप क्या लिख सकते हो? अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ ग्रुप, फैक्शन और अ पार्टी, है ना। वो बहुत ही स्ट्रांगली कमिटेड होता है, मतलब कि उसको फिर इधर उधर का कुछ नहीं दिखता, उसको दिखता है बस हमारा नेता कैसा हो, फलाना ठिकाना इसके जैसा ही हो, और कोई जो भी बाकी सारे कह रहे हैं वो सारे बेवकूफ हैं, वो सारे गलत हैं। ठीक है, भले वो खुद भी गलत बोल रहा हो, लेकिन नहीं, पार्टी ने बोला है तो सही है। समझ आ रही है बात? ऐसी पार्टीशनशिप की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? इट इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी, मतलब आपको पार्टीशनशिप कैसे दिख जाती है? जब आप देखते हो कि बंदा जो है वो कोई एक सही तरीके से बैलेंस व्यू नहीं लेके आ पा रहा है और सिर्फ किसी की साइड ले रहा है ना, किसी की साइड ले रहा है और उसी की बातें कर रहा है। तो इट इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। इनएबिलिटी मतलब वो नहीं ले पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू, है ना, सही डिसीजन नहीं निकाल के आ पा रहा है, उसको सिर्फ एक बंदे की साइड लेनी है या फिर एक पार्टी की साइड लेनी है। ठीक, समझ आ गया? लिख लोगे आंसर अपना? बढ़िया है, सिंपल सी सिंगल लाइन है। अब इसको मैंने दोनों को एक ही में डाल दिया, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इस पे आ गया तो लिख देना, इस पे आ गया तो लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से राजू, श्याम, बाबू भैया का एग्जाम्पल देके बताया था ना, पिक्चर के साथ, भूले तो नहीं हो? पार्टीशन वाली पिक्चर भी आपको याद है कि नहीं याद है ना? मैंने इमेजेस के थ्रू आपको समझाया था ताकि आपको दिमाग में याद रहे, अगर भूल भी जाओ तो कुछ इमेज को सोच के याद आ जाए, है ना। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? पहला तो लीडर होता है ना, जो सब लोगों को अपनी बात रखता है, या फिर एक लीडर होता है जो जिसके हिसाब से सारे लोग चलते हैं, है ना। बाकी क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, है ना, जो थोड़े से टॉप के मेंबर्स होते हैं, जो लीडर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, है ना, उनकी बातों को समझते हैं, आगे फैलाते हैं, है ना, और अपने आप को भी एज ए लीडर देखते हैं वो किसी न किसी समय के लिए। और बाकी लोग क्या होते हैं? फॉलोअर्स होते हैं, जो फूल बरसाते हैं, आगे गाड़ी का धरना निकलवाते हैं, कुछ हो जाता है तो मारा पीटी करने लगते हैं, है ना, वो लोग क्या होते हैं? वो फॉलोअर्स होते हैं। तो 3 कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, पहला लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर्स, तीसरा क्या है? फॉलोअर्स। अब ये जो मैंने बोला ये तो अपनी डे टू डे लाइफ के हिसाब से हमको जितना समझ आता है वो बोला, कि रियल में ये डेफिनेशन नहीं है लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर की, तो ऐसी मजाक में बोला। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। भूलना मत, तीनों चीज लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्टी इज आइडल फॉर अ कंट्री? ठीक है, विच पार्टी सिस्टम इज आइडल फॉर अ कंट्री? हिंदी में कन्वर्ट करें, विच पार्टी सिस्टम इज आइडल विच पार्टी सिस्टम इज आइडल फॉर अ कंट्री? कौन सा पार्टी सिस्टम किसी कंट्री के लिए आइडल होता है, यानी कि अच्छा होता है ना। तो इसके ऊपर हम काफी अच्छे से बात करके आए हैं। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव वाली जो हेडिंग है, उसका लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें हमको बहुत अच्छे से बताया है कि ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि कौन सा पार्टी सिस्टम आइडल है ना। जो पार्टी सिस्टम है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होता है किसी भी कंट्री में, और ये ऐसी चीज़ है जो क्विकली चेंज नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात? ये कुछ ऐसा है कि जो सोशल पॉलिटिकल जो भी हिस्ट्री रही है, जिस भी देश की हम बात करें या जिसके लिए भी पार्टी सिस्टम इवॉल्व करवाना है, वो उसके तरीकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उनका इतिहास रहा है काम करने का, है ना। तो वो धीरे धीरे करके वैसा ही इवॉल्व हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि अक्कड़ अक्कड़ बम्बे वो ये पार्टी सिस्टम हम रख लेते हैं। समझ में आ रही है बात? बस यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने, वहाँ लिखा हुआ है ना एक क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, तो वो नहीं लिखना अपने को यहाँ पे कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, यहाँ अपने को रीजन बता देने। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना काफी जरूरी होती है। जैसे कि इसमें हमने लिखा अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट, कोलन लगाया, फिर 3 कंपोनेंट लिखे। सीधे ही मत लिख के आ जाना,
है ना। आंसर को इम्प्रेसिव बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आंसर दिखना चाहिए, ऐसी इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए, प्रॉपर पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट में भी हम देखें तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्टरी लाइन कैसे लिखी है, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग दैट एनी कंट्री कैन चूज, है ना, इट इज़ नॉट समथिंग दैट एनी कंट्री कैन चूज। फिर उसके बाद में पॉइंट्स लिख दिए क्यों नहीं चूज कर सकते। तो पहला, इट इवॉल्व्स ओवर अ टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का नेचर कैसा है, उसका सोशल और रीजनल डिविजन कैसे हैं, है ना, सामाजिक और जो रीजन यानी कि जो भी एरियाज हैं वहाँ के डिविजन कैसे हैं, पॉलिटिक्स की हिस्ट्री कैसी रही है, राजनीतिक की हिस्ट्री कैसी रही है, और इलेक्शन का सिस्टम कैसा रहा है, शुरुआत से किस तरीके से वो लोग इलेक्शन लड़ते आए हैं या कैसे वो लोग करते थे शुरुआत से, जब इंडिपेंडेंस नहीं था या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, शुरुआत से, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है और ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसे क्विकली चेंज नहीं कर सकते। साथ ही साथ हर कंट्री अपना पार्टी सिस्टम डेवलप करती है, दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस, है ना, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व है या फिर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हमारा क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, सोशल जोग्राफिक बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, है ना, तरह तरह के लोग दिखेंगे। अब ऐसी स्थिति में एक या दो पार्टी से हमारा काम चलना ही नहीं है और शुरुआत से हम लोगों को इस तरीके से रखा गया है कि आपको फ्री हो एसोसिएशन बनाने के लिए, फ्री हो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, फ्री हो आप सब चीज़ करने के लिए। तो फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे इवॉल्व हुआ, समझ आ रही है बात। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस, है ना। तो फिर वो हर कंट्री का उस तरीके से रहता है। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट लिख दोगे, आंसर बढ़िया सा होगा, एकदम चमकेदार, शॉर्ट आंसर में भी आ जाता है, तो 3 पॉइंट लिखना काफ़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Why does India has multi party system? वही जो मैंने अभी पिछले आपको समझाया वही क्वेश्चन बन के आया है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है, पहले तो यहाँ लिखना ज़रूरी है कि इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज़ बिकॉज, या फिर आप लिख सकते हो इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ, ऐसे कोलन लगा के फिर पॉइंट लिखना कि सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऐसे देश में इन सच अ लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजिली एब्जॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। इतने तरह तरह के लोग, इतने तरह तरह की बोलियाँ, इतने तरह तरह की सारी चीज़ें, जोग्राफिकली भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर नदियाँ है, कहीं पे अलग चीज़ें हैं, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं डेजर्टेड एरिया है। सोशली भी अगर हम देखें तो एक ये कम्युनिटी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि एक या दो पार्टी से काम चलना ही नहीं है, वो एक या दो पार्टी सारे लोगों को समझ ही नहीं पाएगी, हर जगह के लिए अलग पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ आई बात। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। ये पॉइंट इनफ है, वेरी शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेंशन देम। इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। डेमोक्रेसीज जो कि फेडरल सिस्टम फॉलो करती है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी डेमोक्रेसीज जो कि फेडरल सिस्टम फॉलो करती है उसमें 2 तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती है। इसको मेंशन करो, है ना। तो ये आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आंसर आपको मिलेगा हमारा जो नेशनल पार्टीज है ना उसके आसपास, ठीक है। तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छे से बताया गया है कि फेडरल, पहली बात तो फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक सेंटर पे गवर्नमेंट होती है और बाकी के जो स्टेट्स है उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है। तो जो स्टेट है वो अपना स्टेट संभाल रहे होते हैं सारे के सारे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर सेंटर मदद करता है और ऊपर से लीड जो है वो सेंटर करता है सारे लोगों को, ठीक है। तो ऐसा इसको, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? फेडरल सिस्टम। अब इसमें 2 तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज कैसे देखने को मिलती है, तो हमने जब चैप्टर कवर किया था मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि 2 तरीके की ये पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इस तरीके से होती हैं कि एक तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ वन ऑफ द फेडरल यूनिट में है ना, यानी कि वन ऑफ द फेडरल यूनिट मतलब कि जो इतनी सारी यूनिट है, यानी कि इतने सारे जो हमारे स्टेट है, कहीं ना कहीं उन 1 या 2 स्टेट में ही आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये पार्टीज क्या कहलाती हैं? स्टेट पार्टीज कहलाती हैं। अब मतलब जो रीजनल पार्टीज होती है, ठीक है। और वहीं दूसरी पार्टी कैसी होती है जो कि सेंट्रल लेवल पे भी होती है और क्या होती है, ऑल ऑफ द फेडरेशन या मोस्ट ऑफ द फेडरेशन में हमको देखने को मिलती है। यानी कि बहुत सारे स्टेट्स में सेंट्रल लेवल पे, जैसे कि इंडिया के अगर हम बात करें कांग्रेस, बीजेपी, आप, है ना, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या है आपको सेंटर पे भी लड़ते हुए दिखेंगी, प्लस आपको बहुत सारे फेडरेशन यूनिट में भी देखने को मिलेगी, है ना। वहीं कुछ पार्टीज ऐसी है जो सिर्फ 1-1, 2-2 में ही है,
ठीक है। तो ये दो तरीके की पार्टीज देखने को मिलती है, तो इन दोनों को मेंशन कर दो। पहला तो जो सिर्फ और सिर्फ एक ही या कुछ एक दो ही फेडरल यूनिट्स में देखने को मिलती है ना, दैट आर प्रेजेंट ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, और बाकी पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, या तो बहुत सारे फेडरेशन यूनिट में या फिर मोस्ट ऑफ द फेडरेशन यूनिट में देखने को मिलेगी। ठीक, समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट लिख लेना। देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए जा सकते हैं, है ना, इसलिए टेस्ट पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मतलब ऐसी बाज की आंख रख के कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, करके हर टॉपिक में से क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है, ताकि आज आपको भले परेशानी आए एकदम टेस्ट पेपर उठाते से कि मैम ने ये कहाँ से क्वेश्चन बना दिया है आपकी एनसीईआरटी में से ही, लेकिन आज सॉल्व कर लोगे ना, तो कल अगर वहाँ पे गलती से किसी ने ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के रख दिए ना, तो फिर आपको परेशानी वहाँ आ जाएगी, है ना। तो वहाँ ना आए, इसलिए यहाँ पर अभी देख लो, और बहुत ईजी है, ठीक है, ऐसा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो एक घिसे पिटाए क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो वो तो सभी को आते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, एग्जामिनर पकड़ लेता है, एग्जाम में डाल देता है, फिर हमको समझ नहीं आता क्या लिखें, है ना, तो उनको भी कवर करना जरूरी है, ठीक है, और ईजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो गए, अब शॉर्ट आंसर की बात कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर में क्या है? स्टेट वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। अब ये चीज तो कितनी बार पूछी जा चुकी है, और जिसने भी पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसने फंक्शंस तो रट ही लिए होंगे, है ना। सबसे पहला फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है। दूसरा क्या है? पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। तीसरा क्या है? बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े, बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े, ठीक है। लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम से मिलवाती है ना, मतलब उनसे कनेक्टेड रखवाती है ना, और भी बहुत सारी चीजें करती है। एक एक करके सारे लिख लो, ठीक है। सबसे पहला क्या है? देखो ये पॉइंट्स आप बोलोगे कि ये शॉर्ट है मैम, इतने सारे पॉइंट्स लिखने की क्या जरूरत। देखो ये पॉइंट्स क्या है? छोटे हैं, है ना, ये पॉइंट्स छोटे हैं, इसलिए आपको इतने पॉइंट्स लिखना ही पड़ेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट लिख के मत आ जाना, है ना, क्योंकि अब आप सोचो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको 80 वर्ड के अंदर लिखना है ना, और अब आप इतना सा अगर आंसर लिख कर आओगे तो क्या आपको एग्जामिनर खुले दिल से नंबर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा, है ना। अगर ये बड़े बड़े पॉइंट होते ना, थोड़े यहाँ तक के भी 3 पॉइंट बड़े बड़े, तो वो चल जाता आपका, ठीक है। लेकिन ये क्या है? छोटे पॉइंट है, इसलिए छोटे पॉइंट अगर रहे तो 3 नंबर में 6 पॉइंट लिख के आना, और 2 नंबर में 4 पॉइंट लिख के आना, अगर पॉइंट्स छोटे हैं तो। और बड़े हैं पॉइंट्स तो फिर 2 नंबर में 2 और 3 नंबर में 3, ठीक है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर तो फंक्शंस में तो आप मोस्ट ऑफ द फंक्शन लिख सकते हो, है ना। दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं। डिसिसिव रोल की तरह, मतलब पार्टीज जो है वो प्ले करती है एज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस फॉर अ गवर्नमेंट। एक मतलब जैसे हम लोग यहाँ से इनको चूज करके वहाँ पे भेज देते हैं, ये लोग वहाँ पे बैठक करते हैं, फिर उसके बाद में डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। पार्टीज जो है वो फॉर्म करती है और गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। Those parties that lose the election play the role of opposition। जो पार्टीज इलेक्शन लूज कर जाती हैं या फिर हार जाती हैं, वो क्या करती हैं? अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ए पार्टी जीत गई, बाकी जो पार्टीज हैं वो अगर हार गई, तो क्या उनको भगा देंगे वहां से? नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी वहां पे रहेंगी, पर ए पार्टीज क्या काम करी क्या नहीं करी है उस पर अपोजिशन का रोल प्ले करेगी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपोजिशन का रोल, है ना। लाइफ में क्रिटिक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी बिन साबुन रहा न जाए, ठीक है, आपने सुना होगा ये कोट। तो मतलब आपको अपने साथ में अपना क्रिटिक रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों क्रिटिक रखना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, मैं तो सबसे बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे क्या करोगे? डिक्टेटर भी बन सकते हैं। जो पार्टीज हैं वो धीरे धीरे करके उनके लीडर अपने आप को महान समझने लगेंगे, और फिर वो सारे की सारी चीज़ों पे कंट्रोल भी रख सकते हैं। वही अगर रोल ऑफ अपोजिशन रहेगा या अपोजिशन रहेगा, तो वो हर चीज़ में उनको पॉइंट आउट करेगा, आपने बोला था कि आप ये करोगे, ये क्यों नहीं किया, है ना। तो वो सामने वाले बंदे को, या जो जीती वाली पार्टी है उसको भी डर रहेगा कि यार ये लोग देख रहे हैं, अपने पर नजर रख रहे हैं, अपने को ध्यान रखना है, ये पॉलिसीज का हमने वादा किया, ये लेके आनी है, ये बजट का हमने वादा किया, ये काम करने हैं, इस चीज़ का हमने वादा किया, ये चीज़ हमको करनी है, नहीं तो ये लोग उंगली उठाएंगे, है ना। समझ आ रही है बात? तो ये ज़रूरी है, रोल ऑफ अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, है ना। जैसे कि हम कुछ भी जो भी चाहते हैं विद फ्रॉम द पार्टीज, या फिर जो भी चीज़ जनता चाहती है कि कुछ चीज़ें लाई जाए या फिर कुछ चीज़ें करी जाए, है ना, तो फिर उन इश्यूज़ को
पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पार्लियामेंट में लेकर आती हैं, सामने रखती है बातों को और फिर क्या करती है, काम उस चीज के ऊपर करती है ना, तो लोगों का ओपिनियन इस तरीके से शेप होता है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टीज ही हैं जो कि हमको गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम से जोड़े रखती है। जैसे कि हम सीधे गवर्नमेंट से नहीं जुड़े ना, जो दिल्ली में, लेकिन आपने जिस बंदे को वोट दिया है आपकी लोकेलिटी में से, वो तो दिल्ली वाले से जुड़ा है, अब वो मीडिएटर की तरह काम करेगा। दिल्ली में जो स्कीम्स हैं या फिर गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स बना रखी है, या फिर स्टेट में, आपके स्टेट में जो भी स्कीम्स है, जो भी पॉलिसीज बना रखी है, ये बंदा आपको उसके थ्रू एक्सेस दिलाएगा। अगर नहीं दिलाता है तो आप उसके घर जाना, कहना भाई तेरे को वोट दिए थे हमने, आप हमको ये स्कीम्स और ये पॉलिसीज के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, या क्यों हमको ये स्कीम्स और पॉलिसीज का फायदा नहीं मिल रहा है ना। वोट, आपके वोट से ही वो वहां तक पहुंचे हैं। समझ आ रही है बात? ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, वेरियस फंक्शंस हो जाएंगे किसके, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। क्लियर है? सारे पॉइंट्स को याद कर लेना, वहां पे भूल जाओगे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द वेरियस पार्टी सिस्टम दैट आर सीन इन द वर्ल्ड। अलग अलग पार्टी सिस्टम कौन से हैं जो कि वर्ल्ड में देखे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखे, मतलब 3 तरीके के पार्टी सिस्टम हमने देखे अलग अलग जगह। सबसे पहला पार्टी सिस्टम कौन सा है, वन पार्टी सिस्टम, है ना। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है ना। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। बाकी दूसरी पार्टीज भी होती है लेकिन वो अलाउ नहीं होती है टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है। बाकी इट इज नॉट वेरी आइडल, है ना, ये अभी लिखने को बोला नहीं है यहाँ पे, लेकिन इट इज़ नॉट अ वेरी आइडल सिस्टम। दूसरी पार्टीज भी होनी चाहिए, अपोजिशन का रोल प्ले करनी। खैर वहाँ पर दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि एक जैसे लोग हैं, वहाँ ऐसी कोई डाइवर्सिटी नहीं है अलग, उन लोग का चल जाता है शुरुआत से। ठीक, 2 पार्टी सिस्टम की हम बात करें, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। 2 मेन पार्टी है, उनके बीच में पावर्स एक्सचेंज होगी। बाकी भी पार्टीज रहती हैं लेकिन पावर मेन 2 पार्टी के बीच में ही एक्सचेंज होती है। कहाँ पे चलता है, यूके और यूएसए में। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, इंडिया में, है ना। हम लोग हर चीज में एकदम फले फूले रहते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेवरल पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज कंपीट करती हैं पावर के लिए, है ना। एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ चांस ऑफ कमिंग टू पावर। बहुत सारी पार्टीज पावर के लिए कंपीट करती हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं कि हमारी सत्ता बन जाए, हमारा राजपाट हो जाए, है ना। वो लोग पावर के लिए लड़ती हैं और मोर देन 2 पार्टीज का चांस होता है टू कम टू पावर। ठीक है, पावर में आने का मोर देन 2 पार्टीज का चांस होता है ऑन देयर ओन। या तो अब वो पावर में कैसे आ सकती हैं, या तो खुद की स्ट्रेंथ पे, मतलब जैसे जितनी मेजॉरिटी सीट्स चाहिए उतनी लेकर आ जाए, पर ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं है कि सिंगल पार्टी इतनी मेजॉरिटी लेकर आ पाती हो, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होता है, मोस्ट ऑफ द पार्टीज क्या करती हैं, जो स्टेट पार्टी है, जो रीजनल पार्टी रहती है, उनके साथ में अलायंस बना लेती है ना। अलायंस कैसे बना लेती है, उनके साथ में जुड़ जाती हैं, तो उनकी गिनती इनकी गिनती बराबर होके क्या हो जाती है, मेजॉरिटी तक में बन जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स करके ये लोग क्या करते हैं, पावर में इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक, कहां पे होता है ऐसा, इंडिया में। जो बीजेपी के साथ में हमने देखा पावर में आते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, एनडीए कहलाते हैं। अलायंस बनाते तो एनडीए कहलाता है, कांग्रेस के साथ में अलायंस बनता है तो यूपीए कहलाता है ना। तो हम ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, What are the criteria of proportion of votes and seats that a party must get in order to be a state party and a national party? है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्राइटेरिया लिखने हैं नेशनल पार्टी बनने के और स्टेट पार्टी बनने के। यहाँ पे सबसे पहले लिख दो कि इलेक्शन कमीशन ने इस डिटेल क्राइटेरिया को लिखा हुआ है या फिर बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट, है ना। किसने क्राइटेरिया बनाया हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बनाया। इलेक्शन कमीशन कौन है, इलेक्शन कमीशन एक कमिटी है जो कि इलेक्शन का सारा कुछ देखती है, सारा कुछ कंट्रोल करती है ना। तो उन्होंने एक डिटेल्ड क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि स्टेट पार्टी बनने के लिए कितना क्राइटेरिया चाहिए और नेशनल पार्टी बनने के लिए कितना क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, तो स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, देखो ये क्या है, स्टेट पार्टी। ऐसे लिख देती हूँ ना तो आपको समझने में आसानी रहेगी, है ना। 2 क्राइटेरिया हैं स्टेट पार्टी के,
सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, 6%, कम से कम 6%, 6% से ज़्यादा हो सकते हैं, 6% से कम नहीं हो सकते, है ना। तो कम से कम 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, है ना। किसी भी स्टेट में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें उस पार्टी की कम से कम 6% वोट्स तो आने ही चाहिए, है ना। 6% ऑफ द टोटल वोट्स तो आने ही, मतलब जितने भी टोटल वोट मिले हैं या जितनी भी टोटल वोटिंग हुई है उसमें से 6% वोट इस पर्टिकुलर पार्टी के होने ही चाहिए। तब पहली चीज़ क्या होगी, क्लियर होगी, या पहला जो हमारा कहा जा सकता पहली शर्त जो है वो क्लियर हो जाएगी। 6% से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट 6% होने चाहिए, 6% से कम नहीं चलेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये विन एटलीस्ट 2 सीट इन रिकॉग्नाइज्ड, विन एटलीस्ट 2 सीट, सेम इस चीज़ के लिए कम से कम 2 सीट्स से ज़्यादा भी हो सकती है पर कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 सीट्स तो होनी ही चाहिए ताकि वो स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो जाए। नेक्स्ट क्या है, ये क्या हो गया हमारा स्टेट पार्टी। अब नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें ना तो नेशनल पार्टी में एक शर्त में ऑप्शन है ना, मतलब ये क्या है, ये 2 शर्तें हैं ना, हमने 2 शर्तें देखी, तो ये वाली शर्त जो है पहली वाली उसके अंदर ऑप्शन में है ना। क्या ऑप्शन में है, सबसे पहला, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, या तो लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट जीत जाए, है ना, कम से कम 6% वोट जीत जाए किसमें, लोकसभा इलेक्शन में, या फिर 4 स्टेट की असेंबली इलेक्शन में 6% वोट जीत जाए। या तो लोकसभा, सुन लो, या तो लोकसभा में 6% से ज्यादा वोट जीत जाए या फिर असेंबली इलेक्शन, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% से ज्यादा वोट जीत जाए, है ना। तो 6% से ज्यादा वोट किसमें, लोकसभा में या फिर असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट्स, है ना, ऑफ 4 स्टेट्स, ठीक है, 4 स्टेट्स, समझ आया। ये पहली शर्त, इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज क्लियर कर ली तो पहली शर्त क्लियर हो जाएगी। दूसरी शर्त क्या है, विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, 4 सीट, कम से कम 4 सीट जीतनी है इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, 4 सीट कम से कम जीतनी है, 4 सीट से ज्यादा भी जीत सकते हैं, तभी वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। क्लियर है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर सम पार्टीज कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पार्टी को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज क्यों कहा जाता है ना। तो हमने इसके बारे में चैप्टर में काफ़ी अच्छे से बात की थी कि इलेक्शन कमीशन वैसे तो सारी पार्टीज को बराबर ट्रीट करता है, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको थोड़ी सी स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है ना, बहुत कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है। इनको स्पेशल फैसिलिटीज़ में क्या दिया जाता है, एक तो यूनिक सिंबल दिया जाता है जो पार्टी के लोग ही या फिर पार्टी के कैंडिडेट ही यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब आपने देखा है कि जो लोकेलिटी वाले या फिर रूरल एरियाज में जो इलेक्शन होते हैं उसमें किसी ने पतंग का साइन ले रखा है, किसी ने झाड़ू का साइन ले रखा है, किसी ने कुछ और साइन ले रखे हैं, है ना। तो वो क्या है, वो रिकॉग्नाइज नहीं है, वो कैंडिडेट खड़े हुए, इंडिविजुअल भी अगर खड़े होते हैं तो वो अपने हिसाब से अपने साइन ले लेते हैं। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी है जिसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जैसे कि बीजेपी हो गया, है ना। तो बीजेपी में क्या है, बीजेपी का एक कमल का फूल का साइन है, वो सालों साल से वही है। कांग्रेस है, हाथ का पंजा है, सालों साल से वही है। अभी झाड़ू जो है वो आपका है तो फिर वो भी उनका चल ही रहा है ना। तो कुछ साइन आप देखोगे, जैसे समाजवादी पार्टी है उनका एलिफेंट है तो वो भी है ही, है ना। तो ये क्या है, कुछ इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टीज को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से स्पेशल फैसिलिटीज दी हुई है। ये पार्टी जो है वो स्पेशल फैसिलिटीज और स्पेशल प्रिविलेज जो गेन करती है उन्हीं को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। इसीलिए इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज कहा जाता है। क्यों, मतलब देखो फिर से सम अप कर देती हूँ, क्यों इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज कहा जाता है। तो रिकॉग्नाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनको परफॉर्मेंस के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर लेती है या स्पेशल फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस दे देती है ना। जैसे कि स्पेशल सिंबल्स जो कि इलेक्शन के समय पे कैंडिडेट ही यूज कर सकता है ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, है ना। तो बस यही आपको पॉइंट्स यहाँ पर लिख देने।
क्लियर है? थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है आज, तो थोड़ा चला लेना, है ना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल पाऊंगी। क्लियर करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर आंसर लिखते रहना। लिखते रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, है ना। लिखोगे तो पता चलेगा क्या भूल रहे हो, क्या आ रहा है, क्या कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कौन से पॉइंट्स भूल रहे हैं, है ना। स्क्रीनशॉट तो फिर वो लिए हुए फ़ोन में लिए, 2 फ़ोन में रह जाते हैं, देखते ही नहीं है हम कभी उनको, है ना। तो स्क्रीनशॉट के बजाय मेरे हिसाब से आंसर्स को लिख लिया करो, है ना। व्हाट आर स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज? स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज क्या होती हैं? तो 7 पार्टीज के अलावा जो रिकॉग्नाइज्ड है, 7 पार्टीज, उनके अलावा बहुत सारी मेजर पार्टीज है जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा क्लासिफाई की गई है एज स्टेट पार्टीज, है ना। ये भले रीजनल नाम से है या फिर ऐसे इनको रीजनल पार्टीज कहा जाता है, लेकिन आइडियोलॉजी में या इनके आउटलुक में या फिर इनके जो स्कीम्स है या इनकी सोच में ये रीजनल नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के बारे में सोचती हैं। देयर एक्सपांशन हैज मेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अच्छा, कैसे डाइवर्स हो गई? तो जब ये बढ़ेंगी, अब ये क्या है, ये रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी मतलब इस स्टेट में बैठी है, कोई सी स्टेट में बैठी है, कोई सी स्टेट में बैठी है। अब ये इलेक्शन लड़के जब पार्लियामेंट में पहुंच जाती हैं तो वहां पर ये अपने स्टेट की बात रखती है। समझ आ रही है बात? तो जब इनके स्टेट की बात वहां पर पहुंचती है तो फिर इनके स्टेट के लिए अच्छा अच्छा काम होता है। अब अगर ये यहीं पे रह जाए, पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचे, तो कई हद तक इनका स्टेट जो है वो निग्लेक्टेड रह जाता है, वहां पर आपको ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता। क्लियर है? ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इनका एक्सपांशन होता है या फिर ये इलेक्शन लड़के आगे पहुंच जाती है तो पार्लियामेंट और ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है, यानी कि बहुत सारे स्टेट की अलग अलग पार्टीज जुड़ जाती है इन द पार्लियामेंट। द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेज विद स्टेट पार्टीज एंड नॉट एबल टू, सिंस दे आर नॉट एबल टू सिक्योर मेजोरिटी ऑन इट्स ओन। तो स्टेट पार्टी का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब नेशनल पार्टी कोई सा इलेक्शन, जैसे कि कोई सी ए पार्टी है ना, उसने कुछ सीट सिक्योर करी लेकिन जितनी सीट मिलनी चाहिए थी इतनी नहीं कर पाई, उससे थोड़ी सी कम कर पाई। बी पार्टी है, उसने बहुत ही कम की। सी पार्टी है, उसने बहुत ज़्यादा ही कम की, है ना। अब ए पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स तो चाहिए, है ना। जितनी सीट्स की डिमांड है इतनी सीट्स तो चाहिए। अब वो क्या करे, तो फिर वो वहाँ से नहीं लेते हुए या फिर वहाँ से मेजॉरिटी नहीं फॉर्म करते, वो क्या करेगी, किसी स्टेट पार्टी के अगर कुछ सीट्स है, जैसे नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने कुछ जीते हुए, तो कहेंगी स्टेट पार्टी तुम हमसे हाथ मिला लो, तुम्हारी सीट और हमारी सीट मिलाकर जो है मेजॉरिटी हम गेन कर लेंगे, तो अलायंस हमारा बन जाएगा, तुम्हारे हिसाब से हमारे हिसाब से दोनों के हिसाब से काम हो जाएगा, हम गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, है ना। स्टेट पार्टीज यूजुअली गवर्नमेंट फॉर्म करती है विद नेशनल पार्टीज अलायंस बना के। मतलब अभी तक ऐसी एक भी स्टेट पार्टी नहीं है जिसको अलायंस बनाने का मौका ना मिला हो। मोस्ट ऑफ द स्टेट पार्टीज अलायंस बना चुकी हैं विद द नेशनल पार्टीज। ठीक है, तो ये स्टेट पार्टीज के बारे में कुछ चुनिंदा चंद पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट आर रीसेंट एफर्ट्स मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, हमारे लॉन्ग आंसर आ गए हम। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आपको डिटेल में आंसर लिखना है ना। जैसे कि अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि अगर रिफॉर्म के एफर्ट की बात करें, रिफॉर्म्स में हमने 2 चीज़ पढ़ी, एक तो एफर्ट जो कि हो चुके हैं और दूसरा क्या है, सजेशन, जो कि हमने सजेस्ट किया है, लोगों ने अभी सजेस्ट किया लेकिन वो हुआ नहीं है ना। तो रिफॉर्म में हमने या रिसेंट एफर्ट जो हो चुके हैं उसके अंदर हमने 3 पॉइंट देखे। अब ये क्या है, ये लॉन्ग आंसर है, तो खाली अगर ये जो रेड है ये सिर्फ इतने पॉइंट अगर मैं लिख के आ जाऊँ या आप लिख के आ जाओ तो एग्जामिनर नंबर देगा क्या? नहीं देगा, है ना। या इससे ज़्यादा पॉइंट तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिए, फिर पॉइंट्स कहाँ से लेके आए? तो एक्स्ट्रा पॉइंट लाने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को ही इलेबोरेट कर दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पॉइंट लिख के मत छोड़ के जाना। अब जैसे वहाँ पर हमने फंक्शंस की बात की थी, तो फंक्शन क्या है, वो शॉर्ट वेरी शॉर्ट के अंदर था, तो इसलिए हमने सीधे पॉइंट लिख दिए थे। अब वही फंक्शन अगर इसमें आ जाते, हमारे लॉन्ग आंसर में भी आ जाते, तो आपको उसको इलेबोरेट करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको इलेबोरेट करने की जरूरत है। व्हाट आर रीसेंट एफर्ट्स मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए क्या रीसेंट एफर्ट लाए गए हैं या फिर क्या रीसेंट एफर्ट हो चुके हैं, है ना। तो हमको क्या है, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो सबसे पहला डिफेक्शन कंट्रोल करने की कोशिश की। डिफेक्शन क्या होता है कि पार्टीज ऐसा करती थी, जैसे कि मैं हूँ, है ना, अब मैं इस पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करती हूँ, अब मैं जीत गई, ठीक है, अब मैं जीती, हो सकता है मेरी काबिलियत पे ना जीती हूँ और लोगों ने ये सोचा हो कि यार ये तो इस पार्टी को बिलोंग करती है, इसको वोट दे देते हैं, है ना, तो इस बेसिस पे मैं जीत गई हूँ। लेकिन अब मैंने क्या किया, जीतने के बाद में मैंने मेरी पार्टी बदल ली,
है ना, सामने वाली पार्टी ने मुझे पैसे दिए और मुझे पैसे देकर खरीद लिया, अब मैं उस वाली पार्टी में चली गई, है ना। तो वो चीज़, वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, हो सकता है मेरी काबिलियत पे लोगों ने ना वोट दिए हो मेरे को, और लोगों ने पार्टी को देखकर वोट दिए हो। अब मैं उधर चली जाती हूँ अगर पैसे निकल के या फिर पैसे एक्सचेंज करके, तो ये पार्टी का तो नुकसान हो जाएगा ना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग डिफेक्शन के अंदर इन्वॉल्व थे और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा देखा जाने लगा था, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर ये बोला गया कि अगर कोई बंदा किसी भी पार्टी में जीत जाता है तो फिर वो पार्टी नहीं बदल सकता, और अगर वो बदल रहा है तो उसको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मतलब वो अकेला बंदा जाए, अपनी पोस्ट यहीं छोड़ के जाए, है ना। वो फिर वो जीता हुआ टैग नहीं लेकर जाएगा, वो फिर हारा हुआ ही माना जाएगा, वो फिर से इलेक्शन लड़े और फिर जीते तो ठीक है ना। तो ये क्या है, ऐसा लॉ लाया गया, ठीक है। पहले तो इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना जरूरी है कि रीसेंट एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट लीडर्स, कोलन लगा दिया। सबसे पहला क्या, ब्रिंगिंग डाउन डिफेक्शन। द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी, ही और शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। वो अगर जीता हुआ है और अब वो पार्टी चेंज कर रहा है तो फिर उसकी जो सीट है, उसने जो गेन की थी जीतने के बाद, वो हट जाएगी, वो उससे छीन ली जाएगी। सेकेंड चीज़ क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस जो है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया और ऐसा मैंडेटरी कर दिया कि हर कैंडिडेट को अपने बारे में एक शपथ पत्र लिखना जरूरी है कि उसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना इतना इनकम टैक्स वो देता है, और उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। नहीं तो ऐसा देखा जाता था कि जिनके पास में पैसा है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी टिकट मिलने में, जो लोग गुंडागिर्दी करते हुए आए हैं या क्रिमिनल्स हैं, मतलब ऐसा कि उनके क्या चेले चपाटे बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर वो क्या वो उनका चल जाता है ना। अब जो सीधे साधे हैं लेकिन डिजर्विंग है, जो देश में वाकई में चेंजेस ला सकते हैं, अब उनके पास में पैसा नहीं है, चेले चपाटे नहीं है, तो फिर वो नहीं आ पाते इलेक्शन में, जो कि गलत है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो इसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि हर कैंडिडेट को जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है या लड़ रहा है उसको एफिडेविट लिखना जरूरी है, फाइल करना जरूरी है। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। आपने देखा है आपके घर वगैरह में से ऊपर 10 रुपए का नोट लिखा रहता है और ऐसा एक पेपर लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है मैं डैश मतलब नाम, ये शपथ लेता हूँ कि मैंने ये चीज़ें की है, इतना इतना है, और आखिरी में ऐसे लिखा रहता है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो ऊपर मैंने लिखा है वो पूर्णतः सही है, फिर लास्ट में साइन। तो मतलब ये हम शपथ ले रहे हैं कि जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ये सही है ना। तो ऐसे शपथ लिखना ज़रूरी कर दिया है कि उसके अंदर वो मेंटेन करे या डिटेल लिखे अपनी प्रॉपर्टी की और अपने क्रिमिनल केसेस की। ठीक, इंटरनल डेमोक्रेसी भी पार्टी के अंदर होना ज़रूरी थी। तो इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे नहीं हो रही थी, अब जैसे पार्टी के अंदर आ रहे हैं तो वही मनी वाला मसल पावर जो है वो चल रहा है, मतलब जिसको टिकट देना है वो सिर्फ और सिर्फ लीडर डिसाइड कर रहा है, बाकी लोगों का मत ही नहीं रखा जा रहा है ना। तो सभी इंटरनल मतलब विद इन पार्टी भी इलेक्शन होना ज़रूरी है कि भैया किसको टिकट देनी है, तो सारे के सारे जो पार्टी के मेम्बर्स है वो वोट दे कि हाँ भैया इसको टिकट देनी है, जो मेजोरिटी जीतेगा फिर उसको टिकट दी जाए। इस तरीके का काम करना ज़रूरी है। रजिस्टर मेंटेन किया जाए कि कौन आता है, कौन कितना काम करता है, कौन कितना काम नहीं करता। कई बार जो बहुत काम कर रहा है पार्टी को लेकर लेकिन दूसरे वाले बंदे को इससे जलन हो रही है तो वो उसका काम दिखाता ही नहीं है, बताता ही नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है पार्टीज़ में, इसलिए पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी भी लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाए, यानी कि विद इन पार्टी इलेक्शन करवाए, और इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करवाए। मतलब जो भी जितना इनकम टैक्स पे कर रहा है नहीं कर रहा है ये सारी डिटेल्स भी अपने साथ में विद इन पार्टीज होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं, ब्लैक में धंधा कर रहे हैं और खूब पैसा जो बजट का काम करने के लिए आ रहा है वो अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं, काम नहीं करवा रहे हैं, गलत है ना। तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो ये क्या है, हमारे क्या हो गए सारे के सारे रीसेंट एफर्ट जो कि लाए गए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सके या फिर लीडर्स को ठीक ठाक किया जा सके ठोक पीट के। ठीक, समझ आया? तो ये 3 पॉइंट आप अपने लिख सकते हो। कौन कौन से 3 पॉइंट? ब्रिंगिंग डाउन डिफेक्शन, बी रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल, सी इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सजेशन लिखना है। व्हाट आर द सजेशंस मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पिछले में हमने क्या देखे, एफर्ट्स देखे जो लाए गए हैं
पक्के हो गए हैं, है ना, वो चल रहा है उसी तरीके से काम। अब यहाँ पर क्या, ये सजेशन है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं लेकिन सजेस्ट किया गया है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हो। अब यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास में 3 ही ऑप्शन है लिखने को, लेकिन लॉन्ग आंसर है तो हम क्या करेंगे, हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करेंगे ताकि लॉन्ग आंसर दिखे वो, है ना। वही यही चीज अगर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आ जाए तो दोनों क्वेश्चन में आपको ये जो रेड रेड में मैंने लिखा है ना, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। क्लियर है। मैनी, इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना जरूरी है यहाँ पर भी। मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, फिर कोलन लगा दिया। सबसे पहला क्या, इंटरनल अफेयर्स रेगुलेट करने की सॉरी, इंटरनल एफर्ट्स रेगुलेट करने की जरूरत है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे रेगुलेट करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक रजिस्टर होना जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करे, ये होना जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो वही चीज की सिर्फ मनी मसल वालों की चल रही है, बाकी लोगों की नहीं चल रही है। नेक्स्ट, वुमेन पार्टिसिपेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जो इतने समय तक वुमेन्स प्रताड़ित होती आ रही हैं, तो उस चीज़ को अगर ठीक करना है, उनके लिए लॉज लाने हैं या उनके लिए कुछ चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ मेल्स नहीं बता सकते कि उनके ऊपर क्या बीतती है ना। वो चीज़ फीमेल्स ही बता सकती हैं। तो फीमेल्स कब बता पाएंगी, जब उनका पार्टिसिपेशन होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो ऐसे तो होगा नहीं, है ना, मेल्स तो चाहेंगे नहीं कि वुमेन पार्टिसिपेशन हो। तो इसलिए इसके लिए क्या किया जाए कि पार्टिसिपेशन के लिए वुमेन्स के लिए रिजर्व सीट्स रख दी जाए, है ना, कि इतने पे वुमेन्स तो होनी चाहिए। ठीक, मतलब अगर यहाँ पर इस सीट पे अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो वो वुमेन कैंडिडेट आएगा, ठीक है, तो फिर ऐसे वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3, कितनी मिनिमम, कम से कम 1/3 तो वुमेन को देना ही जरूरी है। टू वुमेन कैंडिडेट्स देयर शुड आल्सो बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। डिसीजन मेकिंग बॉडीज, जो पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि जो लोग, जैसे सारे के सारे तो डिसीजन नहीं लेते होंगे, कोई चुनिंदा लोग ही होंगे पार्टीज में जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर भी रिजर्व सीट्स होनी चाहिए फॉर वुमेन, है ना, ताकि वो भी अपने मुद्दों को आगे ला सके। नेक्स्ट क्या है, स्टेट फंडिंग होना चाहिए इलेक्शन की। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब इलेक्शन में यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ना खूब खर्चा करता है, जिसके पास में पैसा होता है वो तो खूब खर्चा करता है। अब जिसके पास में नहीं है लेकिन वो डिजर्विंग है, तो वो खर्चा करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो कर नहीं पाता, है ना, या फिर कर भी देते कई बार, फिर हार जाते हैं तो सारा का सारा कुछ लुटा जाता है ना। तो ऐसे में जो है वो बड़ी परेशानी हो जाती है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स रह जाते हैं, जिनके पास में पैसा है वो लोग आगे निकल जाते हैं, और जो वाकई में डिजर्व करते हैं पावर में आने के लिए वो लोग रह जाते हैं क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। तो इलेक्शन कंटेस्ट अगर करवाना है, गवर्नमेंट की चीज़ है, तो फिर स्टेट फंडिंग हो इसकी, गवर्नमेंट ही इसकी फंडिंग करे कि इतना पैसा हम दे रहे हैं, इसके अंदर अंदर आप क्या करो, अपनी इलेक्शन लड़ो। ठीक है, समझ आया। लास्ट में ऐसे लिख दो पॉइंट में, दी सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये सजेशन अभी एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, इफ एंड व्हेन दे आर एक्सेप्टेड, दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। क्लियर है ना। 3 पॉइंट लिख लिए, शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आया तो सिर्फ रेड रेड वाला लिख देना, ठीक है। लास्ट में फर्स्ट लाइन और लास्ट इंट्रोडक्टरी लाइन होना जरूरी है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, है ना। आंसर आपका जो है वो कंप्लीट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। क्या चैलेंजेस है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है, तो हमने देखा काफी सारे चैलेंजेस है। अब यहाँ पर भी हमारे पास में कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, ठीक है, 4 पॉइंट्स है, तो सिर्फ 4 पॉइंट अगर रेड रेड वाले लिख दूंगी तो लॉन्ग आंसर के नंबर मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। पहले इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी, मैनी चैलेंजेस आर फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, 2 कोलन लगा दिया। सबसे पहला पॉइंट लिखा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है ना, मतलब अंदर विद इन पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ये अभी हमने देखा दोनों क्वेश्चन में, और उसी के ऊपर अलग अलग काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। पावर जो है वो कुछ टॉप लीडर्स के हाथ में हमेशा बनी रहती है, और पार्टीज जो है वो मेंबरशिप रजिस्टर नहीं मेंटेन करती। दूसरा पॉइंट ये है, डायनेस्टिक सक्सेशन। ऐसा देखा गया है कि जो टॉप लीडर्स हैं वो अपने परिवार को धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लेना शुरू कर देते हैं, और फिर उनके परिवार वाले ही अलग अलग सीट्स पे बैठ जाते हैं, उनके परिवार वाले ही अलग अलग पोस्ट पे बैठ जाते हैं। ऐसे में जो डिजर्विंग मेंबर है ऑफ द पार्टी वो रह जाता है ना। तो द टॉप पोजिशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन family, this is unfair to other members of that party.
नेक्स्ट क्या है, मनी एंड मसल पावर, पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, है ना, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। अब शॉर्टकट से समझ जाएगा टीचर भी और आप भी जानते हो कि वो किस तरीके के शॉर्टकट्स अपनाते हैं। उनका मेन फोकस रहता है जीतने पे, उनका मेन फोकस काम करने पे नहीं रहता, उनका मेन फोकस जीतने पे रहता है, तो फिर वो शॉर्टकट अपनाते हैं अपने अपने तरीके से। दे डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, सब एक जैसी बात किए जा रहे हैं, वोटर को लग ही नहीं रहा है कि यार ये कुछ अलग बात कह रहा है, ये कुछ सही बात कह रहा है, इसको वोट देते हैं। ऐसा नहीं, एक ना कोई मुद्दा उठाया सारे के सारे उस बारे में बात करने लगेंगे, तो फिर मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती है वोटर को, है ना। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज देखने को मिलती है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमको ये चीज देखने को मिल रही है। ठीक, क्लियर है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आंसर्स हो गए, लॉन्ग आंसर्स हो गए, शॉर्ट आंसर्स हो गए और वेरी शॉर्ट आंसर्स हो गए, है ना। क्लियर है, मतलब सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, बोल दे रही हूँ मैं, इन आंसर्स को लिखने की कोशिश करना, जितना लिखने की कोशिश करोगे इतना याद रहेगा एग्जाम में, क्योंकि ये श्योरिटी है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बैठेगा ही बैठेगा, ये तो मैं 100% श्योर कह रही हूँ। जब पेपर आएगा ना आपका, तब हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन उसमें से हमने किए हुए, है ना। मैं बहुत ध्यान से पेपर बना रही हूँ, तो आप भी कोशिश करो कि ध्यान से सॉल्व करो, क्योंकि नंबर आपको लेके आने फिर उधर, है ना। तो अभी से लिखने की कोशिश करोगे तो ध्यान रहेगा उस टाइम पे, नहीं तो भूल जाओगे फिर वहाँ पे। ठीक, हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, आप जब भी चाहें या आपके कोई फ्रेंड्स है, फैमिली में है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th NTSC ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 2 वीडियो दिखाकर हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन पैकेज की डिमांड नहीं करते। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।